अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मसीह। साथियों, ये कोई आम सभा नहीं है, आप सबों को पता है, आपने पोस्टर देख रखा है और पीछे वो तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं और जिन संगठनों का आप नाम देख रहे हैं, इनका कार्य लगातार निरंतर देश के उन आम जनों को जो देश के भविष्य को बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनको जागरूक करना है, उन तक वो तमाम चीज़ें पहुंच जाएं जिसको वो अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं और वो धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन जाए। बस इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसकी एक कड़ी आगे आज भी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश में ये अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन मैं यदि ये कहूं कि ये सबसे बड़ी समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। ये तय कर पाना मुश्किल हो जा रहा कि सबसे बड़ी समस्या क्या। हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये ज़रूर है कि हम जिन प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि ईमानदारी से सदन में जिन क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ की समस्याओं को रख नहीं पाते हैं, वहाँ के आम जनों के आम मुद्दों को नहीं रख पाते। ये बड़ी समस्या है। इसीलिए आज आप लोगों के माध्यम से आम जनों तक ये संदेश पहुँचाने के लिए आए हम लोग कि 2024 का चुनाव होना है, बिगुल बज चुका है। आपके क्षेत्र में तमाम दल के लोग वोट मांगने आएंगे, आपसे सपोर्ट मांगेंगे। उनके अपने भी मुद्दे होंगे, पॉलिटिकल पार्टियां अपना इशू लेकर जाती हैं, सबके अपने अपने एजेंडे होते हैं, लेकिन जनता का क्या मुद्दा होगा। तो जनता को ये बात पता होने चाहिए कि भाई हमारी ये तमाम समस्याएं हैं। हम अपने जनप्रतिनिधियों से ये कहेंगे, भाई इन मुद्दों पर जो लोग बात करेंगे, हमारा वोट और सपोर्ट उनकी तरफ रहेगा। आपने देखा होगा कि लगातार बेरोजगारी की बातें हो रही है मुल्क में, लगातार निजीकरण की बात हो रही है मुल्क में। सरकारी नौकरियों के नाम पर कहीं कुछ नहीं हो रहा। पिछले दिनों बिहार में एक सरकार बनी थी, जो फिर बाद में दल बदल के अलग हो गई है। उस सरकार में एक चर्चा चली थी कि हम सरकारी नौकरी देंगे, और वो दिया जाना शुरू किया गया था। पड़ोसी राज्य के लोग भी उसका लाभ लेने लगे थे, लेकिन और जगहों पर इस तरह का मंजर देखने को नहीं मिला। केंद्र सरकार ने तो जितने वायदे किए थे उसको दूसरे शब्दों में दिखाना शुरू किया। भाई रोजगार का मतलब रोजगार, नौकरी नहीं, दोनों को अलग कर दिया गया। हमने रोजगार कहा था। सरकारी नौकरियां सीमित की जा रही हैं, तमाम क्षेत्रों को निजी हाथों में दिया जा रहा। तो नुकसान क्या हो रहा है इसका एक तरफ ये तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि अगर वो राष्ट्रीयकरण होता है और सरकारी नौकरी रहती है, तो जो साहब जाते हैं वो सुस्त हो जाते हैं। वहां जाकर उन्हें ये लगता है मुझे कौन हटाने वाला, मुझे कौन देखने वाला, ये तर्क वहां दिया जाता। और जबकि निजी क्षेत्रों में जब होता है तो उन पर निगरानी कड़ी होती है, वो ड्यूटी अच्छी करते हैं और फिर वो काम अच्छा होता है। भाई ये तर्क बहुत उचित और उपयुक्त नहीं है। इसका मतलब है कि या तो वो लोग जो नौकरियों में हैं वो देश और राष्ट्र को अपना नहीं समझ रहे, या फिर जो सरकार संचालन कर रही है वो खुद ही स्वयं उदास और निराश है और वो खुद अच्छा काम करना नहीं चाहती है, इसलिए वो लोग मक्खी मार रहे हैं। वरना सरकारी स्कूलों में कई उदाहरण हैं। दिल्ली में कई स्कूलों को दिखाया गया, दुनिया के कई देश के लोग आकर देख कर गए हैं कि निजी स्कूल से बेहतर परिणाम दिया गया। कई ऐसे बैंक हैं जो सरकारी हैं, अच्छा सर्विस दे रहे हैं, और कई ऐसे अस्पताल हैं जो सरकारी है, बहुत अच्छी सर्विस है उनकी। तो सब क्यों नहीं अच्छा हो सकता है? अगर सरकार ईमानदार हो और इच्छा शक्ति हो उसके अंदर कि नहीं हमें ये काम करना है, तो ये तर्क कहीं काम नहीं आएगा। क्या पहले ट्रेन के संचालन करने वाले वो ड्राइवर गार्ड सो जाया करते थे क्या? और आज जब रेलवे में भी निजीकरण का दौर शुरू हो गया तो आज ज्यादा जाग रहे हैं क्या? आज दुर्घटनाएं नहीं हो रही है क्या? निजीकरण के इस दौर में आए दिन दसियों ऐसी घटनाएं रेल में हुई हैं जिससे पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। और दूसरे विभागों में भी आप देखेंगे कि जब संचालन सरकार स्वयं करती थी तो क्या था, और निजी हाथों में दिया गया। हाँ, निजी हाथों में देने के दो नुकसान हुए। एक, हमारे युवाओं के श्रम का शोषण, उनके ताकत का शोषण, और दूसरे किराए वृद्धि करके अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं का शोषण। आप देख लें,
डीटीसी दिल्ली में चल रही है, उसका किराया आप देख लें, सरकार की निगरानी में, हालांकि निजीकरण की ओर है, लेकिन और जो प्राइवेट बसें हैं उनके किराए को आप देख लें। अब आप सुविधा कहेंगे, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग बिल्कुल डीटीसी जैसा बस पूरे भारत में चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उस तरह की बसें हमें निजी मिल जाए जो हर 10-20 किलोमीटर पर जो है वो किराया जो है इतना ज्यादा वसूले कि आदमी एक बार पॉकेट देखे और एक बार कंडक्टर को देखे। तो निजी क्षेत्रों का होल सोल मूल्यांकन करने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ शोषण हो रहा है, और शोषण में वो सभी लोग शामिल हैं। आखिर सरकार निजीकरण की ओर क्यों बढ़ रही है, क्यों जिद पर है कि तमाम चीजें हम निजी क्षेत्रों में ही देंगे? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक तो ठेकेदार, दूसरे सरकार में बैठे नेता मंत्री, ये दोनों की मिलीभगत होती है और कमीशन का खेल होता है। तो लोग चूंकि चुनाव में मुद्दे बहुत हैं, तो ये भी एक मुद्दा होना चाहिए कि भाई निजीकरण की ओर सरकार न बढ़े बल्कि राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़े, और निजी हाथों में सरकारी संपत्तियों को न दिया जाए। कम से कम रेलवे को, बैंक को, एजुकेशन को, हेल्थ को, इन सब प्रमुख चीजों को, बिजली को, अब देखिए टोटल बिजली पहले दिल्ली से शुरू हुआ, उसके बाद कई राज्यों में हो गया, अभी बिहार का मैं रहने वाला हूं, बिहार में भी निजी हाथों में दे दिया गया। अब इस तरह से वसूली हो रही है और इस तरह से निगरानी हो रही है कि गरीब से गरीब आदमी का जो है वो हाल खराब है। और पहले ये आप लोग तर्क देते हैं कि पहले जो है सरकार में बल्ब जला के लोग छोड़ देते थे, अब डर से बुझाते हैं। भाई इसके लिए तो जागरूक करने की जरूरत है, और सरकारी महकमे में काम करने वाले लोगों के पीछे जो लोग हैं अफसरान, उनको भी स्टिकाज। आखिर क्या कारण है कि व्यक्ति वही है, आबादी वही है, लोग वही है, हम सब भारतीय वही है, लेकिन हम जब निजी कंपनी में काम करते हैं तो हम तेज हो जाते हैं, हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं, और जब सरकारी नौकरी में जाते हैं तो हम सुस्त क्यों होते हैं? इसका मतलब वो सिस्टम सरकार ने जो बनाया है वहां गड़बड़ी है। तो सरकार को इस सिस्टम को सुधारना है, ना कि इन तर्कों के आधार पर तमाम राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में देना शुरू कर दिया जाए। ये तर्क दमदार नहीं है और इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। भारत में अनेकों मुद्दों में प्रमुखता से अगर इस मुद्दे को तमाम लोग उठाएंगे आने वाले चुनाव में, तो मुझे विश्वास है कि तमाम जो जीत कर आएंगे जनप्रतिनिधि, उनके दिमाग में ये बातें रहेंगी, और सदन में जब चर्चा होगी तो इस पर भी जमकर चर्चा होगी। इससे युवाओं को पक्की नौकरी, यानी जो काम वो करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको उसका सही मेहनताना मिलेगा, शोषण नहीं होगा। 10-12 घंटे खटाकर 10-15 हज़ार थमाने का रिवाज बंद होगा, और पैसे का ये जो निजीकरण से एक सबसे बड़ा मसला है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, यानी इकोनॉमिकल डिसबैलेंस हो रहा, आर्थिक विषमताएं इसमें बढ़ रही हैं। तो इस पर भी विराम लगाना जरूरी है। मेहनत का वाजिब पैसा अगर उनको मिलेगा तो वो काम ईमानदारी से जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप तमाम देशवासी इन बातों को गंभीरता से लेंगे और अपने जनप्रतिनिधियों को इस बात को बताकर मजबूर करेंगे कि वो वहां जीत कर अगर जाएं सदन में तो इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद सर।